है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं बिहार के लिए, क्योंकि उनके पास विजन है बिहार को आगे बढ़ाने का। शुरू हुई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चिराग पासवान एक बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त चरितमानस पर टिप्पणी करना चंद्रशेखर के औकात से बाहर की बात है। वो सीधे उन्होंने उंगली उठाया है तुलसी। इस रिलीजन के खिलाफ मैं इस तरीके से बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी नेता को कि क्या वो किसी दूसरे धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ पर अपना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं? ये सवाल पैदा नहीं है। तो मैं आज सार्वजनिक जीवन से मैं संन्यास ले लूंगा 1 घंटा के अंदर। किसी को औकात नहीं है कि दूसरे धार्मिक ग्रंथ पर उंगली उठा पाए। नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द मिथिलांचल न्यूज और द MM न्यूज नेटवर्क में। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक द मिथिलांचल न्यूज के संपादक और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश वत्स जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम मृत्युंजय सांडिल्य उर्फ गुड्डू मिश्रा जी का। स्वागत। धन्यवाद। और आपका भी सर स्वागत जी, धन्यवाद। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बिहार में दो युवा चेहरा कौन लगते हैं कि मुख्यमंत्री के ओरिजिनल हकदार हैं, तेजस्वी यादव जी या चिराग पासवान जी? क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, चिराग पासवान के पास वोट बैंक नहीं है, तेजस्वी यादव के पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इस हिसाब से अभी तो तेजस्वी यादव आगे चल रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं बिहार के लिए, क्योंकि उनके पास विजन है बिहार को आगे बढ़ाने का। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सर की बातों से सहमत हूँ, थोड़ा बहुत भी, बहुत ज़्यादा तो सहमत मैं नहीं इस बात पे रह सकता। हाँ, ये बात ज़रूर टेक्निकली बहुत ही करेक्ट है कि तेजस्वी यादव जी के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल नेता के तौर पर अगर हम बात करें, एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन सही तरीके से हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि चिराग पासवान चूंकि एक स्वच्छ छवि के हैं और बेहतरीन तरीके से उन्होंने पिछले समय में प्रदर्शन किया है, खास करके विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किया है और जिस तरीके से वो अपने आप को बिहार के सरगर्मी में लाकर खड़ा करते हैं, युवाओं के बीच में एक चेहरा होने का काम करते हैं और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उनका दबदबा होने की स्थिति शुरू हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि चिराग पासवान एक बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त लगेगा, इस बात से मैं सहमत हूं सर से। चलिए, और मेरा सवाल रहेगा कि सर अभी जदयू टूटने के कगार पे आ गया, बार बार उपेंद्र कुशवाहा लगभग भागने के कगार पे आ गए, लगभग माना जाता है कि भाग गए। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा उनका व्यक्तिगत जनाधार कुछ नहीं है। इससे पहले भी 3 बार जदयू छोड़ चुके हैं, 2 बार छोड़ चुके हैं, तीसरी बार छोड़ने की स्थिति में है। लेकिन फिर से वो नीतीश कुमार के पास ही आते हैं। कुशवाहा वोट बैंक बिहार में यादव के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये बात आप जान लीजिए। और कुर्मी वोट बैंक मात्र 3% है। और लव कुश समीकरण जो होता है, कुशवाहा भरसे और कुर्मी वोट, ये 2005 से नीतीश कुमार को अभी तक मुख्यमंत्री बनाए हुए है। इस वोट में अगर ये वोट बैंक टूटता है, जो कि लगभग असंभव सा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत छवि बहुत ज़्यादा स्वच्छ नहीं है। वो बार बार दलबदलू की स्थिति एक तरह से उनकी बन गई है, कभी उधर कभी उधर, कभी नीतीश जी के साथ में, कभी मोदी जी के साथ में, भाजपा के साथ में। इससे पहले आपको याद होगा, मैं एक चीज़ बता दूं कि अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने 7 चुनाव लड़ा है, लेकिन उनमें 2 चुनाव में ही उन्हें जीत मिली है। तो इससे उनके जनाधार का पता चलता है। राजग से जब गठबंधन हुआ था, उन्हें 3 सीट मिला था 2014 में। तीनों सीट पर वो अपने उम्मीदवार को जिताने में सफल रहे थे। पहली बार सांसद भी बने थे काराकाट से। लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति बनी, न विधानसभा में कोई सीट जीत पाए, न लोकसभा में महागठबंधन में फिर चले गए थे। तो स्थिति उनकी वही है कि वो कहीं भी जाए, उनका कुछ होने वाला नहीं है। अभी जदयू में कुछ शायद हो सकता है बीजेपी के सह पर कर रहे हो, ये मुझे पता नहीं, हो सकता है, ये संभव है। क्योंकि एक बात तो आपको मानना होगा, बीजेपी दूसरे को आगे करके किसी तीसरे को डैमेज करने में माहिर है। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को आगे करके किस तरह से जदयू को डैमेज किया गया था। तो हो सकता है कि वही रणनीति जदयू पर उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके अपनाई जा रहे हो। ये क्या होता है, ये भविष्य की बात है।
आप क्या बोलना चाहेंगे सर, उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार की राजनीति में आजकल कोई सीरियस नहीं ले रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि सबसे पहले कि वो एक दल बदलू के छवि के तौर पर उनको जाना जाता है कि भाई कहीं भी वो एक तरह से सत्ता की जो लोलुपता है उसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि उनको चाहिए किसी ना किसी तरीके से हमको मंत्रालय में रहना है। तो भाई वो नीतीश कुमार जी के साथ गए थे इस वजह से कि हमको जो हम पार्टी अगर मर्ज कर देंगे तो कल के डेट में हम उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं और आगे आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल निरर्थक रहा। क्योंकि नीतीश कुमार जी नेचुरल है कि उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। रीजन उसके पीछे ये है, जिस तरीके से सर ने आपको बताया, कि उनका व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। उनकी पार्टी पिछली बार फ्लो में जीत गई थी, वो अलग बात है। इस बार के चुनाव में आप देखेंगे उसका क्या असर होता है। उनका कोई व्यक्तिगत जो है एक असर बिहार के वोट बैंक पर उनका असर नहीं देखने को मौका मिला है, आज तक हम लोग नहीं देख पाए हैं। और आने वाले समय में चूंकि अब तो उनकी पार्टी भी मर्ज हो चुकी है, व्यक्तिगत रूप से अगर वो अलग होते भी हैं और कल के डेट में वो पार्टी बनाते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका असर बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से बहुत कम भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि उनको खुद की सीट बचाना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं। अगर कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जदयू को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो जदयू के 45 विधायक हैं और जदयू को तोड़ने के लिए उन्हें 31 विधायक कम से कम चाहिए, और 31 विधायक जदयू के मूर्ख नहीं है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ में जाएंगे। और मेरा सवाल रहेगा कि सर अभी जैसे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज यात्रा निकाले हुए हैं और इधर सन ऑफ मल्ला मदन सहनी, ये भी अपने आप को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट, मुकेश सहनी जी, सॉरी मुकेश सहनी जी, वो भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपने आप को बोलते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी चुनाव विश्लेषक हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं भारत का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव को मानता हूं। उन्होंने भी अपना पार्टी बनाया, क्या हश्र हुआ। चुनाव विश्लेषण करना अलग बात है और राजनीति करना, और राजनीति करके एमएलए बनाना, एमपी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए जो छल बल चाहिए वो प्रशांत किशोर के पास में नहीं है। आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अच्छा वक्ता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट, जो मैनेजमेंट है उनका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा वो जानते हैं, इसमें भी कहीं कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच्चाई है कि राजनीति में स्ट्रेटेजिक मैनेजिंग करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको राजनीति में बड़ा गेम करना है तो आप किस अंदाज में अपने आप को देखते हैं और लोग आपको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बहुत मूल्यवान चीज है। तो अभी तक की स्थिति जो उनकी रही है, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाकर अलग अलग जगहों पर जाकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश की है, उसमें अभी तक पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा, बिहार के जो लोग होते हैं वो चुनावी मामले में अपनी सक्रियता रखते हैं, अपनी भागीदारी रखते हैं, और वो नए जो भी नेता उभर कर सामने आएंगे उसमें से बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं। यहाँ बिहार में एक बहुत बड़ी खासियत आपको देखना पड़ेगा कि बिहार के तमाम लोग अपने आप में चुनाव विश्लेषक हैं। ये पूरे बिहारियों को मैं बड़ी गौरव के साथ, ये मैं खुद बिहारी हूं और मैं बहुत ही गौरव के साथ ये बात कहता हूं कि बिहार के जन बिहार का एक छोटा बच्चा भी चुनावी विश्लेषक है। वो अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है, बिहार को बेहतर तरीके से जानता है। प्रशांत किशोर जी को वो इस अंदाज में नहीं देखते। प्रशांत किशोर जी को लोग एडमायर करते हैं उनके नॉलेज को लेकर, उनके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर। हाँ, राजनीति में उनको बहुत ज्यादा लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल। एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ। हम बिहारी कितने भी शिक्षित हो जाए, कितने भी आगे चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वोट के समय में हम लोगों के अंदर जातीयता हावी होती है। और प्रशांत किशोर अगर ये चाहते हैं कि हम भूमिहारों के बदौलत एक 10-15 एमएलए जिता पाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि भूमिहार समाज राजनीतिक रूप से बहुत सजग है और वो प्रशांत किशोर के साथ में नहीं जाएंगे। वो निश्चित रूप से चाहे बीजेपी के साथ में जाए, चाहे आरजेडी के साथ में जाए, जदयू के साथ में। आपको शायद पता नहीं होगा, 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनमें भूमिहार विधायकों का बहुत बड़ा योगदान था। और मेरा एक सवाल लगा कि सर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने रामचरितमानस पे जो टिप्पणी किया वो सही है सर? बिल्कुल गलत है।
रामचरितमानस पर टिप्पणी करना चंद्रशेखर के औकात से बाहर की बात है। वो सीधे उन्होंने उंगली उठाया है तुलसीदास जी पर। और हम लोग सबसे पहले उनका एक वो जो दोहा है उस पर वह ढोल पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उन्होंने ताड़ना शब्द का व्याख्या ही गलत रूप से किया है। आप लोग भी, लड़के लोग भी, युवा लोग भी बातचीत में कहते हैं ताड़ना मतलब देखना होता है। तो एक शब्द पर उनका आपत्ति है जिसके चलते ये बखेड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि एक प्रोफेसर अगर ताड़ना का अर्थ नहीं जानते हैं और वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे यहाँ से ही विधायक हैं, मैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। तो देखिए, चंद्रशेखर जी का जो बयान है ये उनका निजी बयान है, और ये बयान पार्टी ने पूरी तरीके से ना ही पल्ला झाड़ा है और ना ही ये कहा है कि नहीं ये उनका निजी बयान है। हालांकि मैं उनके पार्टी पर नहीं जाते हुए मैं अगर चंद्रशेखर जी की बात करूं, चूंकि चंद्रशेखर जी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वो हमारे ही एरिया के विधायक हैं। मधेपुरा की जो स्थिति है वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो मधेपुरा का परिदृश्य ये कहता है कि बोल 85 जय मूल निवासी। तो जो सो कॉल्ड अपर क्लास के जो 4 जातियां हैं जिसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, लाला है, तो मधेपुरा में ये 4 जातियों के खिलाफ मुहिम चल रहा है और उस मुहिम के वो अग्रणी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो 85% जो बाद बाकी हैं उनको वो नारा दे रहे हैं कि उनको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू सिर्फ ये 4 जातियां हैं जो सो कॉल्ड अपर क्लास के जातियां हैं, वो 4 जातियां ही हिंदू हैं, आप लोग हिंदू नहीं हैं। और इसी बात का वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बाहर में फ्लैश नहीं है। जो चंद्रशेखर जी को नहीं जानते हैं, मधेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अगर जिनकी निगाहें नहीं है उनको शायद ये मालूम नहीं होगा, लेकिन चंद्रशेखर जी का जो ये बयान है वो मधेपुरा के युवाओं को, मधेपुरा के तमाम इन 85% जो सो कॉल्ड 85% है, इन सो कॉल्ड 85% को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश है। उनको ये बताने की कोशिश है कि आप हिंदू नहीं हैं और इस रिलीजन के खिलाफ मैं इस तरीके से बोलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी नेता को कि क्या वो किसी दूसरे धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ पर अपना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं? ये सवाल पैदा नहीं मैं होता। यहाँ पर एक बात बताता हूं, जिस तरह से उन्होंने रामायण का व्याख्या किया है, चंद्रशेखर को अगर औकात है वो कुरान पर एक शब्द बोल दे। अगर 1 घंटा के अंदर 100 फतवा जारी नहीं होगा तो मैं सार्वजनिक जीवन से मैं संन्यास ले लूंगा। 1 घंटा के अंदर किसी को औकात नहीं है कि दूसरे धार्मिक ग्रंथ पर उंगली उठा पाए। कभी भी सर सवाल उठता है तो सनातन धर्म पे उठता है, फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा पे भी सवाल उठा कि वो ढोंगी है क्या सही में चमत्कारी है बाबा? आपको पता नहीं होगा, शायद आपका उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे वो देवराहा बाबा के पास में आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे और देवराहा बाबा मचान पर बैठे हुए रहते थे और आशीर्वाद लेने वाले के सर पर पैर रखकर आशीर्वाद देते थे। वहां लालू यादव आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तो क्या लालू यादव ढोंगी थे? क्या लालू प्रसाद यादव ढोंगी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए थे? जो ये प्रश्न उठा रहा है उनसे मेरा प्रश्न है, अगर सनातन धर्म में साधु संत नहीं है, साधु संत के पास चमत्कारिक शक्ति नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव आज से 25-30 वर्ष पहले देवराहा बाबा के शरण में क्यों गए थे? आपसे सर सवाल लगा कि सनातन धर्म पे ही हमेशा क्यों टिप्पणी होती है और कोई धर्म टारगेट नहीं किया जाता है जो भारत में? देखिए, ये शुरू से भी कहा गया कि अगर दुनिया के तमाम धर्मों को अगर हम देखें, उनका विश्लेषण करें, तो हम ये पाते हैं कि जो सनातन धर्म है वो बहुत ही सहिष्णुता है। इसमें सहिष्णु है आप इसलिए सनातनी है। और ये जो सहिष्णुता का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है, ये टॉलरेंस की कैपेसिटी ही कहीं ना कहीं आपको सहने की क्षमता दे रही है। और कोई भी आदमी आ रहा है ऐरा गहरा नत्थु खैरा और आपके धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, बस एकमात्र चीज है आपके अंदर सहने की ताकत है। और यही सहने की ताकत, यही सहिष्णुता हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को दुनिया के पटल पर सबसे अग्रणी के तौर पर देखने के लिए मजबूर करती हैं कि हम में जो साहस है सहने की, वो साहस किसी अन्य धर्म में नहीं है। यही हिंदू धर्म की खासियत है और यही कमजोरी भी। आखिरी हमारा सवाल लगे कि बिहार में अगले विधानसभा में आप लोग किसको मुख्यमंत्री के ओरिजिनल हकदार देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, तेजस्वी यादव अगर कुछ दिन धैर्य रखते तो अगले विधानसभा चुनाव में आरजेडी पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनाती और तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत आरजेडी के मुख्यमंत्री रहते।
अभी स्थिति कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ में है और आरजेडी और जदयू तो चुनाव लड़ेगी ही। अभी अगर कोई ये कहता है कि जदयू और राजद में ये चल रहा है, सरकार नहीं चलेगी, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अगले विधानसभा चुनाव में बहुत ही चलिए, दोनों सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग ने चर्चा की बिहार की राजनीति पर, बिहार में जो बीतों दिन जो भी घटना चल रही है, और ऐसे न्यूज नेटवर्क देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं कल एक नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।